आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का टॉपिक। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और साथ ही एमसीक्यू में भी एक दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर मिनरल्स में 4 मिनरल हैं, आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट। हमें इनके यूज़ और डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, ये पढ़ना है। फिर कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज जो एनर्जी के हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कहाँ मिलते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर हमारा हाइडल पावर, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट करते हैं, उसमें हमें 2 केसेस पढ़ने हैं, एक भाखड़ा नांगल और एक हीराकुड। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब जो अभी तक यूज़ नहीं हो रहे थे पर अब हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। इसमें सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, सारे न्यू सोर्सेज, न्यूक्लियर, बायोगैस, जनरेशन एंड एडवांटेजेस, हमें ये पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। मिनरल्स में हमें पढ़ने हैं मेटल्स, जो आयरन और मैंगनीज, बॉक्साइट और कॉपर है। तो सबसे पहले यूज़, आयरन ओर का यूज़ क्या है? स्टील बनाने के लिए सबसे मेजर यूज़, 70 to 80% आयरन स्टील बनाने के लिए यूज़ हो जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है और फिर मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स, टूल्स सब बनाने में यूज़ होता है। आयरन ओर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो झारखंड जो है, झारखंड में सिंघभम, ये जगह याद रखनी है। मैपिंग में भी सिंघभम है, आईसीएसई बोर्ड में याद रखना है। उड़ीसा में सुंदरगढ़, एक एक सबकी साइट याद रख लेनी है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग या फिर बस्तर, इनमें से याद कर लीजिए एक। कर्नाटक में बेलरी। स्टेट्स याद रखने हैं। जो उड़ीसा स्टेट है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। फिर आते हैं मैंगनीज। मैंगनीज के यूजेस क्या हैं? तो सबसे पहले स्टील बनाने में काम आता है, फॉर मेकिंग स्टील। स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है ये, स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है जिससे रस्टिंग नहीं होती है। और मैंगनीज का क्या यूज़ है? अलॉय मेकिंग, डिफरेंट अलॉयस बनाओगे तो इसमें काम आएगा। सब जगह ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा उस अलॉय की, जैसे स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाई। और किस काम में आता है? और आता है बैटरी मेकिंग। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेटल है जो कि स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाता है या उसकी रस्टिंग में हेल्प करता है कि रस्टिंग ना हो, तो आंसर होता है मैंगनीज। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर बालाघाट। कुछ साइट्स आप देखेंगे कि ये बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें वैसे ही याद करना है। महाराष्ट्र में याद कर लीजिए नागपुर। उड़ीसा में क्या याद करेंगे? सुंदरगढ़, अभी रिपीट हुआ। कर्नाटक में बेलरी, ये भी रिपीट हुआ। अब आते हैं कॉपर पे। तो कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वायर्स में होता है। आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक वायर देखेंगे उसमें कॉपर बना रहेगा। आगे मोटर्स, इलेक्ट्रिक की जितनी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉपर यूज़ होता है। यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। राजस्थान में खेतरी बेल्ट, यहाँ पर कुछ बेल्ट हैं, ये पूरा एक इलाका है खेतरी बेल्ट। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हम एक डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं झुंझुनू, या फिर हम याद कर सकते हैं अलवार। मध्य प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। यहाँ पर कौन सा बेल्ट है? मलज खंड, मलज खंड। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी टॉप पे है, बालाघाट। इधर ये बेल्ट है, इधर मलजखंड बेल्ट है। झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हम रखेंगे, फिर से रिपीट होगा, सिंघभम। आगे चलते हैं बॉक्साइट की तरफ। बॉक्साइट के क्या यूजेस हैं? पहली चीज़ तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का ओर है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2O होता है, ये केमिस्ट्री में देखा होगा। तो ये किसका ओर है? इससे कौन सा मिनरल और मेटल निकल के आता है? इससे मिनरल बॉक्साइट है और मेटल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम निकल के आता है। तो इसका यूजेस क्या हो गए? एयरक्राफ्ट बनाने के काम आता है, जैसे एरोप्लेन वगैरह, इनकी बॉडी, क्योंकि ये लाइट होता है। एयरक्राफ्ट वेसल बनाने के काम आता है।
एल्यूमिनियम फॉयल बनाने के काम आता है, यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, झारखंड में ये साइड थोड़ा यूनिक है, इसको याद रखेंगे। लोहरदगा अभी तक नहीं सुना, लोहरदगा मध्य प्रदेश में। अगेन हम बालाघाट में आ जाएंगे, हम देख सकते हैं बालाघाट 3 जगह आ चुका है। एक तो बॉक्साइट में है, फिर हमारा कॉपर में भी है और मैंगनीज में भी है। ऐसे ही सुंदरगढ़ हम देख सकते हैं, अभी यहाँ पर फिर से सुंदरगढ़ आ जाएगा। तो उड़ीसा सुंदरगढ़ कहाँ पर है, बॉक्साइट में है, फिर मैंगनीज में है और आयरन में है, बस कॉपर में नहीं है। तो ऐसे कॉमन करके याद कर लीजिए, ये सारे साइट्स याद रखने हैं एंड यूजेस। अब आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि आयरन ओर को वर्सेटाइल मिनरल क्यों बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड टाइप, हर जगह यूज़ हो जाने वाला। तो बिकॉज इट इज़ यूज टू मेक स्टील, इससे हम बनाते हैं स्टील। और हम देख सकते हैं जो स्टील है वो हर ही चीज़ में मोस्टली यूज़ होती है। तो इट इज़ यूज टू मेक स्टील विच इज़ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस या फिर ऑपरेशंस। जैसे कि हम एग्जांपल भी दे सकते हैं, फ्रॉम पेन निप, पेन की जो निप है वहाँ से लेकर अब देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में बीम्स बनाते हैं, बीम्स, लार्ज बिल्डिंग्स, हर जगह हम देखते हैं कि हम स्टील का यूज़ कर रहे हैं, छोटे से बड़े से बड़ी चीज़ तक। फिर हम देखते हैं कि आयरन ओर कितने प्रकार के होते हैं। तो आयरन ओर एक होता है मैग्नेटाइट, फिर दूसरा नाम है हाइमेटाइट, फिर है साइडेराइट और एक लास्ट लाइमोनाइट। ये 4 प्रकार के आयरन ओर होते हैं। डिक्रीजिंग क्वालिटी, यहाँ से ऊपर से नीचे तक क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटाइट सबसे प्योरेस्ट और हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इस आयरन की, हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका जो ओर है इंडिया में ये मिलता है कर्नाटक में, बेलरी। ओके। हेमेटाइट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लार्जेस्ट इन इंडिया, ये सेकंड नंबर पे हाई क्वालिटी का होता है। अच्छा, जो मैग्नेटाइट है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इसका फॉर्मूला है जो और का Fe3O4 केमिस्ट्री के लिए, इसका है Fe2O3। ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा। ओके। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है, हेमेटाइट। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन यूज़ होगा, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट की बेस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो भी आयरन है उसमें बहुत ज़्यादा होगी और ये प्योर होगा, इसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे लो क्वालिटी में आए तो साइडेराइट, उससे भी लो में आए तो लाइमोनाइट। अब हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हमें 4 पढ़ने, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और हाइडल एनर्जी। तो सबसे पहले कोल को देखते हैं। तो कोल हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ होता है अभी तो वो होता है कोल। ओके। फिर अलग सोर्सेज भी हैं, अभी हम देखेंगे, इतने सारे सोर्सेज हैं। हाइडल एनर्जी दूसरे नंबर पे इससे बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैपिंग में भी तुम लोगों ने देखा होगा कि जारिया कोल फील्ड है झारखंड में, जारिया कोल फील्ड जो याद रखनी है। असम में, सॉरी वेस्ट बंगाल में हमें याद रखनी है रानीगंज कोल फील्ड। ये 2 कोल फील्ड हमें याद रखनी है। अब इनकी स्पेसिफिकेशन, जो रानीगंज कोल फील्ड है, कोल फील्ड ये ओल्डेस्ट है, इंडिया की ओल्डेस्ट कोल फील्ड है। और जो हमारी जारिया है यहाँ पर इंडिया में लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। ये दोनों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम कोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कोल एनर्जी के। तो एडवांटेजेस क्या हैं कोल के, सबसे पहले तो एबुंडेंट है,
मतलब पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में खूब सारे रिजर्व्स हैं, लेकिन एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल है और बनाने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में। तो एबुंडेंट रिजर्व्स हैं। और एडवांटेजेस, ईजी स्टोरेज, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में होता है कोल, अगर लिक्विड फॉर्म में होता तो स्टोरेज में प्रॉब्लम होती, स्टोर कर सकते हैं आराम से। और क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और क्या एडवांटेज बोल सकते हैं हम, और हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी कंटेंट है कि उसके अंदर अगर हम यूज़ करें कोल को इलेक्ट्रिसिटी बनाने में तो काफ़ी एफिशिएंसी रहेगी, एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है। एक और कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसकी, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो सबसे पहले तो नॉन रीन्यूएबल है, रीजनरेट नहीं हो सकता, एक समय के बाद अगर ख़त्म हो गया तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे बनने में। दूसरा कि पोल्यूशन कॉज करता है, पोल्यूशन कॉज करता है, इसको हम लिख सकते हैं कार्बन इमिशन करता है। इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, एनवायरमेंटल हजार्डस, SO2 NO2 ये पोल्यूटिंग गैस निकालता है। हेल्थ रिस्क हो जाते हैं, माइनिंग एरिया में जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ रिस्की रहती है, तो माइनिंग की वजह से हेल्थ रिस्क होता है। इवन माइनिंग की वजह से हैबिटेट लॉस हो जाता है एनिमल्स के लिए, जंगलों में जाकर आप माइंस खोद रहे हो तो उनका जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हैबिटेट लॉस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये सारे के सारे नुकसान हैं, इनमें से 2-3 याद रखने हैं। ये पोल्यूशन वाले जितने भी कन्वेंशनल है सबसे पोल्यूशन तो होना ही है, ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल रहेंगे। आगे चलते हैं, कोल ख़त्म, अब हम देखते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम, इसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, साथ ही साथ ये ऑयल फील्ड से निकलता है ज़मीन के अंदर, यहाँ पर भरा हो, मान लीजिए फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो गया। अब क्या होगा कि ड्रिलिंग करेंगे लोग, एक्सप्लोरेशन करेंगे ज़मीन के लेवल पे, फिर इनको पता चलेगा यहाँ पेट्रोलियम है और यहाँ से फिर ये ऑयल फील्ड बन जाएगी और पेट्रोल निकालेंगे, पेट्रोलियम निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी बहुत वैल्यू होती है। हम देख सकते हैं कि जो पेट्रोलियम है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो हम पेट्रोल जो बनाते हैं जिसको गैसोलीन भी बोलते हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल बना, पेट्रोलियम से डीजल भी बनता है, पेट्रोलियम से जो एयरक्राफ्ट एरोप्लेन वगैरह का जो फ्यूल है, एविएशन फ्यूल, वो भी बनता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ हैं। इवन जो प्लास्टिक्स हम यूज़ करते हैं वो भी पेट्रोलियम से ही जनरेट होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन आता है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट हैज़ डार्क कलर, पहला तो डार्क कलर का होता है, और दूसरा गोल्ड मतलब जिसकी हाई वैल्यू हो, एंड इट हैज़ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो गोल्ड जैसा हाई वैल्यू है। तो डार्क कलर की वजह से ब्लैक, और गोल्ड क्यों? क्योंकि इसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू है। हर जगह जहाँ पे भी मोस्टली फ्यूल के जैसे यूज़ होना है तो पेट्रोलियम का यूज़ हो रहा है, और उसके जो रिजर्व हैं वो लिमिटेड है, बहुत कम है, तो इसकी वजह से उसका प्राइस बहुत सोर होता रहता है। आगे हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ऑफ शोर का मतलब लैंड से दूर, समुद्र में, ऑन शोर लैंड के अंदर। तो ऑफ शोर में हमें एक याद रखना है, मुंबई हाई, मैपिंग में भी है ये। और ऑन शोर में हमें याद रखना है ब्रह्मपुत्र वैली में, ब्रह्मपुत्र वैली। अगर एग्जाम्पल देखें तो दिग्बोई ऑयल फील्ड है, दिग्बोई असम, ये 2 याद रखने हैं। एडवांटेजेस में तो एक हमने बता दिया, सो मैनी यूजेस, वर्सेटाइल यूजेस, वर्सेटाइल यूजेस। दूसरा एडवांटेज क्या है?
ईज़ी टू हैंडल, पाइपलाइन के जैसे हम इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले वही नॉन रीन्यूएबल, जनरेट नहीं हो सकता दोबारा, एक बार ख़त्म हो जाए तो। और देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। इंडिया कितना सारा इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट हाई कॉस्ट, उसकी वजह से बहुत हाई कॉस्ट रहता है। इंडिया, रशिया, यूएसए, सऊदी अरब यहाँ सबसे इंपोर्ट करता है। आप लोग देखते होंगे, जब देखो जब प्राइस हाई हो जाते हैं डीजल और पेट्रोल के, तो इसी वजह से, क्योंकि हमें जितनी डिमांड है उतना सप्लाई होने में प्रॉब्लम होती है। अगला हम डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं कि पोल्यूशन कॉज करता है। इसी को हम लिख सकते हैं कि नॉट अ क्लीन एनर्जी सोर्स, क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं है। एक ही चीज़ को कई तरीके से और बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन करता है, लाइक CO2 का इमिशन करता है, पोल्यूशन कॉज करता है, हेल्थ के लिए हजार्डस है, हेल्थ हजार्ड्स कॉज करता है पोल्यूशन के वजह से। आगे चलते हैं। नेचुरल गैस, सबसे पहले समझते हैं नेचुरल गैस क्या है। तो नेचुरल गैस इज़ आ फ्यूल, एक गैस है जो कि फ्यूल के जैसे यूज़ होती है, विच कंसिस्ट्स प्राइमरीली ऑफ मीथेन गैस, जिसमें प्राइमरीली कौन सी गैस होती है? मीथेन, CH4 गैस होती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 80 to 90% एक ऐसा गैसियस मिक्सचर जिसमें 80 to 90% मीथेन हो। तो इट इज़ अ फ्यूल विच इज़ प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। ये हो गई नेचुरल गैस। अब देखते हैं, तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के ब्यूरी होने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं, तो ऑब्वियसली ये नॉन रीन्यूएबल है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पर मिलती है? तो अगर हम ऑफ शोर की बात करें तो मुंबई हाई जो हमारा है, मुंबई हाई फील्ड में पेट्रोलियम भी मिलता है और ये भी है। ये वेस्टर्न है। ईस्टर्न देखें तो कृष्णा गंगा बेसिन, कृष्णा गंगा गोदावरी रिवर का, सॉरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, KG बेसिन, ये कहाँ पर है? इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में है, तो ईस्टर्न ऑफ शोर हो गया। ऑन शोर की बात करें तो असम में है, राजस्थान में है, राजस्थान में बारमर बेसिन, गुजरात में है कैम्बे बेसिन। आप एक ऑफशोर एक ऑनशोर याद कर लीजिए। एडवांटेजेस में देखा जाए तो सबसे पहला एडवांटेज है कि लेस पोल्यूटिंग है, लेस पोल्यूटिंग देन कोल या पेट्रोलियम। ये दो हमने जो पढ़े थे कन्वेंशनल, इन दोनों से कम पोल्यूशन करने वाला है, तो इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे वर्ड में क्लीनर, क्लीनर फ्यूल देन कोल या पेट्रोलियम। दूसरा एडवांटेज है हाई एनर्जी कंटेंट होता है, इन सब में हाई एनर्जी कंटेंट है। और हम क्या एडवांटेज बता सकते हैं? एक एडवांटेज ये है इट इज़ यूज्ड फॉर, जैसे कि LPG जो होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर आता है, इसके अल्टरनेटिव में यूज़ हो सकता है। कैसे? ये यूज़ होता है PNG के फॉर्म में। जैसे LPG है, इसको बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे क्या होगा? पाइपलाइन के थ्रू घरों में कनेक्शन हो जाएगा और सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होगी कि हर बार सिलेंडर रिफ्यूल करो फिर चेंज करो, पाइप से कंटिन्यूस कनेक्शन घर पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट फॉर हमारा पेट्रोल वगैरह किस फॉर्म में? CNG के फॉर्म में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
और लेस पोल्यूटिंग है, तो देखा जाए तो इससे क्लीन है। तो व्हीकल्स वगैरह में आपने देखी होंगी ग्रीन और येलो कलर की जो ऑटो होती हैं वो सीएनजी वाली होती हैं। तो व्हीकल्स में सीएनजी के फॉर्म में यूज़ हो जाता है और वो पेट्रोल के और डीजल का अल्टरनेट है। ऐसे ही घर पे जो कि डोमेस्टिक एलपीजी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल। तो जो डोमेस्टिक फ्यूल के जैसे यूज़ हो जाता है इसका नाम है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, इधर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, एलपीजी के अल्टरनेट में। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो कि सिलेंडर में भरी होती है। अब डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो ये है तो नॉन रीन्यूएबल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, नॉन रीन्यूएबल है। दूसरा कि हाँ क्लीन है पेट्रोलियम और कोल से ज़्यादा, लेकिन फिर भी पोल्यूशन करता है। तो पोल्यूशन करता है, CO2 वगैरह इमिशन होता है पर कम होता है। और क्या डिसएडवांटेज है, लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस है, लीकेज प्रॉब्लम, क्योंकि कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। अगर ये कभी लीक हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑर्डरलेस। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हाइडल पावर। हाइडल वर्ड का मतलब वाटर से जो पावर क्रिएट हो रहा है। तो जो डैम्स वगैरह होते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि ये डैम है, डैम यहाँ पर ये गेट है और गेट से पानी निकल रहा है। तो क्या होता है बेसिकली, जब हम पानी को स्टोर करके रखते हैं डैम वगैरह में, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये गेट से पानी निकला और यहाँ पर लगा है टरबाइन जो घूमता है। तो इस पानी के फोर्स की वजह से टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऊपर यहाँ जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और ये पावर ट्रांसमिशन लाइन से चले गई, इधर स्टोर हो जाएगी। तो पानी के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, दिस इज हाइडल पावर। अब हाइडल पावर से हम क्या समझेंगे, सबसे पहले तो ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब जो हम यूज़ करते आ रहे हैं जिस एनर्जी सोर्स को, बहुत सालों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में अभी तक जितने कन्वेंशनल थे वो सारे नॉन रिन्यूएबल थे, दोबारा नहीं बन सकते। लेकिन वाटर तो हमेशा रहेगा, तो वाटर की जो एनर्जी है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ये कैसी है, रिन्यूएबल। तो हाइडल पावर कैसी है, रिन्यूएबल है, दिस इज द प्लस पॉइंट। आगे चलते हैं, तो व्हाट इज हाइडल पावर, तो आप कहेंगे यूजिंग मूविंग वाटर, मूविंग वाटर का यूज़ कर रहे हैं टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज हाइडल पावर। तो क्या करती है हाइडल पावर, मूविंग वाटर, कभी भी मूवमेंट होता है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को टरबाइन के मदद से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द यूज़ ऑफ टरबाइन। ओके, रिन्यूएबल है। और क्या पॉजिटिव है, नॉन पोल्यूटिंग, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब कि क्लीन एनर्जी है, इमिशन नहीं हो रहा है, कार्बन का CO2 वगैरह का इमिशन नहीं हो। और क्या पॉजिटिव है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, एक बार बना दिया फिर मेंटेनेंस करने में कम पैसा लगेगा। नुकसान क्या है, सबसे पहले तो लार्ज एरिया चाहिए, इतना बड़ा डैम बनाने के लिए लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। और दूसरा इसकी वजह से क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है एनिमल्स का, हैबिटेट लॉस, जंगल वगैरह को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तो ये सब नुकसान है। और एक और नुकसान है हाई इनिशियल कॉस्ट, जब आपको पूरा डैम बनाना है, प्लांट बनाना है, तो शुरू में पैसे ज़्यादा लगेंगे, हाई इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरू का, हाई इनिशियल कॉस्ट, उसके बाद मेंटेनेंस में कम कॉस्ट लगेगा। और क्या फ़ायदे हैं, ये तो डैम से एनर्जी बन गई, एनर्जी सोर्स के फ़ायदे हो गए। और क्या फ़ायदे होते हैं, जिस भी एरिया में डैम होगा वहाँ पे इरिगेशन के लिए आपको पानी मिल जाएगा, फार्मर्स को ड्रिंकिंग के लिए पानी मिल जाएगा, पानी स्टोर है तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हेल्प मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में मिल जाएगी वहाँ के लोगों को। और पानी को स्टोर कर दिया तो जब कभी फ्लड आएगा नदी में तो यहाँ पर डैम में स्टोर हो जाएगा, तो फ्लड कंट्रोल हो रहा है। ये इसके एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं। साथ ही साथ और क्या पॉजिटिव हो सकता है, आप उस पानी में फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। इसीलिए जो भी डैम के प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें मोस्टली बोलते हैं मल्टीपर्पज़, बहुत सारे पर्पज़ का प्रोजेक्ट है। हमें 2 प्रोजेक्ट्स पढ़ने हैं यहाँ पे, एक है हीराकुड प्रोजेक्ट
अगर ये हमारा इंडिया है, एक रफ इमेज, तो यहाँ पर ये जो उड़ीसा में है, जो महानदी नदी गई है, इस पे बना हुआ है उड़ीसा में हीराकुड। तो उड़ीसा स्टेट में है ऑन महानदी रिवर। क्वेश्चन आता है पहली चीज़ तो कहाँ पर, कौन से स्टेट में है, कौन सी रिवर पे बना है। फिर क्वेश्चन आता है कि वहाँ के लोगों के लिए इसने क्या हेल्प करी है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, लोगों के लिए अगर पूछा जाए, कॉमन मैन के लिए, पीपल के लिए, इवन फार्मर्स के लिए पूछ लेते हैं, तो क्या हेल्प है फार्मर्स के लिए। फार्मर को इरिगेशन के लिए पानी मिल जाएगा, उनको एक सेकेंड इनकम मिल सकती है अगर वो फिशिंग वगैरह को अपनाएं, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प भी मिल सकती है। ड्रिंकिंग नॉर्मल लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, इवन लोगों की सेफ्टी के लिए फ्लड कंट्रोल है, फ्लड कंट्रोल। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं जो वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं इससे। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये है पंजाब स्टेट में और ये बना हुआ है सतलज रिवर पे, सतलज रिवर। तो वही सेम फ़ायदे ये वाला प्रोजेक्ट भी दे रहा है वहाँ के लोगों को, पंजाब के लोगों को, फार्मर्स को। तो अगर पूछा जाए तो हमें यही सेम फ़ायदे लिखने हैं। ये हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे, जो अभी तक यूज़ नहीं हो रहे थे लार्ज स्केल पे, पर अब धीरे धीरे इनका यूज़ शुरू हुआ है और आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम बायोगैस। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम है जो ऊपर से दिख रहा है। ऐसे ऊपर कबर्ड जैसा ये बना हुआ है, अंदर क्या रहता है इसके, तो ये जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है वो यहाँ पे ऐसा ये कवर है। अंदर क्या होता है, बेसिकली हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल। कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं हम, एनिमल प्लस वेजिटेटिव वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, वेजिटेटिव वेस्ट, इनको यूज़ करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि एनिमल डंग, गोबर, वेजिटेटिव में हम क्या लिया, पील्स ले लिए, छिलके, पत्तियाँ, ये सब चीज़ें जो क्या कहते हैं, क्रॉप निकालने के बाद जो बचा रहता है, जितना भी वेस्ट बच रहा है ये सब ले लिया, इनको इकट्ठा किया, इनकी स्लरी बनाई और यहाँ पे प्लांट में डाल दिया। ये पूरा प्लांट है, तो तुम देख रहे हो ज़मीन के अंदर जब ये गया, यहाँ पर वाटर है, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनकी स्लरी बना दी, मिक्स हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट के बहुत दिनों तक ये डिकम्पोज होता रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करेंगे। क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने के बाद ये बनाएंगे बायोगैस। बायोगैस यहाँ पर जनरेट हुई, जनरेट होकर यहाँ पर स्टोरेज में स्टोर हो गई। जो भी मटेरियल बचा वो यहाँ पर गया डाइजेस्ट स्टेट में, यहाँ पर क्या होगा, ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने वेस्ट लिया, वेस्ट से हमने एनर्जी बनाई, मतलब बायोगैस बनाई, जो कि आगे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होगी, और साथ में खाद बना दी, मैन्योर बना दी। ओके, और ये हमारा ऊपर से जैसा प्लांट दिख रहा है। तो हम लिखेंगे बायोगैस क्या है। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस मिक्सचर है, CO2, H2, CH4, मीथेन, मीथेन जो नेचुरल गैस में था, इन सबका मिक्सचर है क्या, ये बनता कैसे है। तो इट इज़ अ रीन्यूएबल फ्यूल। रीन्यूएबल क्यों बोला, क्योंकि हम इसे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिकल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, किसकी मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, इसलिए माइक्रोबायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। और कैसे, इन द एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस नहीं रहती है। जब भी ऑक्सीजन गैस नहीं रहती है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एनारोबिक। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ओके, रॉ मटेरियल क्या यूज़ करे थे, नेचुरल और वेजिटेटिव वेस्ट, काऊ डंक हो गया, लीफ पील्स हो गए, क्रॉप का रेसिड्यू हो गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर बनाना हो तो, पूछा जाए तो, या फिर ये डायग्राम आ गया, बोला कि आइडेंटिफाई करो क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहेगा, तो रिएक्शन होगा, क्या बनेगी, हमारी बायोगैस बनेगी, प्लस बनेगा जो लेफ़्ट ओवर जो भी चीज़ बची लिक्विड मैन्योर बन जाएगा, खाद। तो रीन्यूएबल है, इसके पॉजिटिव एडवांटेजेस, हम इसे जनरेट कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी है, एमिशन नहीं हो रहा कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड का, हम वेस्ट से एनर्जी बना रहे हैं। सबसे खास बात, हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वेस्ट अवेलेबल है, इसलिए ये चीप है। चीप क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं लग रहा है एक तरीके से। तो ये सब हो गए इसके पॉजिटिव। फार्मर्स के लिए अगर पूछा जाए, कई बार पूछ लेते हैं फार्मर्स का क्या फ़ायदा है, तो फार्मर को एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है बेसिकली, और क्या है, चीप है। दूसरा कि उनका वेस्ट यूज़ हो जा रहा है, और साथ ही साथ उन्हें क्या मिल रहा है, मैन्योर भी मिल रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, तो जो अपने खेत में वो यूज़ कर लेंगे। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव बहुत कम है इसके। एक नेगेटिव आप बोल सकते हो लार्ज एरिया चाहिए। ये देखिए प्लांट में अगर हमें बनाना है तो हमें अपने खेत से थोड़ा एरिया निकालना पड़ेगा, या फिर एक जगह, तो लार्ज एरिया रिक्वायर्ड। दूसरा कि इनिशियल कॉस्ट तो लगेगा, हाई इनिशियल कॉस्ट ये प्लांट सेटअप करने में, उसके बाद कम कॉस्ट लगेगा। तो ये हमारे कुछ नेगेटिव्स हो गए। अब आते हैं हम सेकेंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। टाइडल से नाम से ही पता चल रहा है, टाइड से रिलेटेड। टाइड्स क्या होती हैं, समुद्र की जो लहरें समुद्र के तट पे किनारे पे जो ऊपर उठती और नीचे जाती हैं, दीज आर टाइड्स। तो टाइड्स की वजह से ये देखिए, ये सीशोर है, यहाँ तक लैंड है, यहाँ पर टाइड्स आएंगी, ये एक प्लांट बना दिया जहाँ पर टरबाइन लगा है जो घूमता है। अब जैसे ही ये टाइड्स इधर को आएंगी तो ये टरबाइन को घुमाएंगी, टरबाइन घूमेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, स्टोर हो जाएगी। विंड में भी यही सेम लॉजिक है, हाइडल में भी यही था कि पानी का मूवमेंट होगा, टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो टाइडल एनर्जी में टाइड्स की वजह से, तो आप लिखेंगे कि टाइडल एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड व्हेन टाइड्स रोटेट द टरबाइन। टाइड जो है वो टरबाइन को रोटेट करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही टाइडल एनर्जी का मेन बेसिस है। अब इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव्स ये हैं कि सबसे पहले तो रीन्यूएबल है, क्योंकि जो समुद्र में पानी तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा टाइड्स आएंगी, आती है एक दिन में 2 बार आती हैं, तो रीन्यूएबल है, क्लीन है, कोई इमिशन नहीं हो रहा ना, क्लीन एनर्जी, नो पोल्यूशन, नो कार्बन इमिशन, सब लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। अब नेगेटिव क्या है, और ये पीरियडिक भी है, मतलब रेगुलर बनती रहेगी, क्योंकि टाइड्स रेगुलर आती रहती हैं। नेगेटिव्स क्या हैं, पहला नेगेटिव हाई इनिशियल कॉस्ट। पूरे में टाइडल प्लांट्स को, अगर मैं ये टाइडल एनर्जी के प्लांट्स बनाने हैं तो पैसा ज़्यादा लगता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, लो लाइफ कम होती है, लो लाइफ या लेस लाइफ। क्यों होती है लाइफ कम, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है ड्यू टू सॉल्टी वाटर, और वो इक्विपमेंट को ख़राब कर देता है। और क्या नेगेटिव है, इसीलिए हमें हाई टेक्नोलॉजी, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं कर पाते हम। इंडिया में तमिलनाडु, गुजरात, यहाँ पर टाइडल एनर्जी से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये दोनों स्टेट टॉप में है, क्योंकि ये मोस्टली कहाँ बनेगा, सी शोर के पास, जहाँ समुद्र की तट है, तमिलनाडु, गुजरात। ओके, आगे चलते हैं विंड एनर्जी पे। तो विंड एनर्जी में भी वही सेम लॉजिक, वहाँ पर हमने समुद्र के पानी को यूज़ कर रहे थे, टाइड्स को, और टरबाइन घूम रहा था। यहाँ पर ये टरबाइन है, जो ये हमें डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, विंड मिल्स है। यहाँ क्या हो रहा है, ये हवा आएगी तेज़ी से, तो ये विंड मिल्स के टरबाइन को रोटेट कराएगी और यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा एरिया में ये फैला रहेगा उतना ज़्यादा बना सकते हैं हम। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, विंड रोटेट्स टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया हाउ विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आगे चलते हैं, हम देखेंगे इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और नेगेटिव्स क्या हैं। तो पॉजिटिव वही सेम, रीन्यूएबल है,
हवा हमेशा रहेगी, हवा से हमेशा हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। क्लीन है, कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है ना। नो कार्बन इमिशन, कोई इमिशन नहीं हो रहा है, ना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। और आप एक सिंगल कहीं पे भी थोड़ा बहुत एरिया हो वहाँ पे भी आप बना सकते हैं, है ना। नेगेटिव्स क्या हैं? नेगेटिव, सबसे पहला नेगेटिव ये है कि हाई स्पीड चाहिए, हाई स्पीड ऑफ विंड, हाई स्पीड ऑफ विंड रिक्वायर्ड। अगर स्लो स्पीड में विंड चल रही होगी तो ये घूम ही नहीं पाएंगे विंड मिल्स। सेकेंड, राइट डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर विंड कोई दूसरे डायरेक्शन में बह रही है तो ये इनके ओरिएंटेशन के हिसाब से नहीं है तो नहीं होगा, इनका ये रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो राइट डायरेक्शन ऑफ विंड रिक्वायर्ड। ओके। लेस एफिशिएंसी होती है, लेस एफिशिएंसी देन टाइडल। क्योंकि टाइड में क्या होता है, समुद्र की अगर जो वेव्स हैं वो बहुत धीमे धीमे भी आ रही होंगी तब भी वो घुमा देंगी तेज़ी से टरबाइन को। लेकिन इधर पे क्या होता है कि विंड बहुत तेज़ ज़रूरत है तब जाके टरबाइन घूमेगा। ये कुछ नुकसान हो गए। फिर ये तो हम हमेशा ही लिख सकते हैं कि एरिया रिक्वायर्ड। अब हम देखते हैं इंडिया में, तो इंडिया में गुजरात, तमिलनाडु, वही दोनों जो टाइडल के हैं, यहाँ पे भी ये टॉप में है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम जियो थर्मल एनर्जी पे। नाम से पता चल रहा है जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ की हीट से जो एनर्जी बनती है वो होती है जियो थर्मल एनर्जी। तो इट इज़ द एनर्जी generated from using earth's heat, इंटरनल लिखना, अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर जो हीट है, अर्थ के अंदर हमें पता है लावा निकलता है, हाँ, कोर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। ये देखिए ये डायग्राम में ये मैग्मा भरा हुआ है, उसके ऊपर हॉट रॉक, हॉट वाटर दिख रहा है, ये हमारी लैंड है। तो क्या होता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अर्थ के अंदर से स्टीम निकल रही होती है, हॉट वाटर निकल रहा होता है, हॉट वाटर गीज़र वगैरह। तो उस एरिया में यहाँ पे देखिए यहाँ से ये स्टीम निकली, इन लोगों ने यहाँ टरबाइन लगा के रखा है। तो स्टीम जो है वो टरबाइन को घुमाएगी, रोटेट होगा, या फिर हॉट वाटर भी निकल रहा है तो वहाँ से टरबाइन रोटेट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ट्रांसमिशन लाइन से चले गई, ओके। और फिर जो वाटर कूल हो गया ये वापस से इधर पे अर्थ के सरफेस में चला गया। तो ये हम देख सकते हैं। तो अर्थ की जो इंटरनल हीट है इसका यूज़ करते हैं। इंटरनल हीट किस फॉर्म में निकलेगी, इधर से स्टीम के फॉर्म में या फिर हॉट वाटर के फॉर्म में रिलीज़ हो रही है। इंडिया में कहाँ पे होता है, तो जो स्टीम या हॉट वाटर है ये क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं। और हमें पता है टरबाइन रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये हो गया कि जनरेट कैसे होते हैं, जनरेशन हो गया। इंडिया में कुछ ही जगह हैं जहाँ पर ये सब मिलता है, जैसे कि लद्दाख में पूगा वैली है, जो मैं नाम याद रखने, पूगा वैली लद्दाख। एक है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पार्वती वैली भी है हिमाचल प्रदेश में, पार्वती वैली। यहाँ पर हॉट वाटर गीज़र निकलते हैं जनरली। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखते हैं। पॉजिटिव तो पहली चीज़ क्लीन है, इको फ्रेंडली है, रीन्यूएबल है क्योंकि अर्थ के अंदर हीट हमेशा रहेगी और वो हमेशा यूज़ हो सकता है। नेगेटिव्स क्या हैं, पहली चीज़ तो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरियाज, हर जगह नहीं होते। जहाँ पर हॉट वाटर निकल रहा होगा या स्टीम निकल रही होगी बस वहीं पे, लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज। तो इंडिया में ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया में हर जगह हम इसको लगा ही नहीं सकते हैं, लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज, और ये एग्जाम्पल है सर्टेन एरियाज़ के। सेकेंड, कभी कभी अगर अर्थ के नीचे यहाँ पर हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं, सल्फाइड्स हैं, तो ये भी रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। तो समटाइम्स पॉइजनस गैसेस लाइक H2S,
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एमिट्स, वहाँ से एमिट हो जाती हैं। और हम नेगेटिव बता सकते हैं कि हाई कॉस्ट होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट। ये हमारा जियोथर्मल एनर्जी हो गया। अब चलते हैं हम हमारी लास्ट एनर्जी जो कि है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी, सोलर एनर्जी में क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, हम सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जो दिख रहे हैं तुमको सोलर पैनल ग्रिड हैं, ये पीवी मॉड्यूल भी बोलते हैं इनको। तो सोलर पैनल ग्रिड की मदद से हम सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज़ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। वो हमें इतना मैकेनिज्म नहीं समझना है, हमें बस ये याद रखना है कि सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं हम। तो भैया यहाँ पे भी रॉ मटेरियल तो सिर्फ हमारा सनलाइट है और ये मशीन है ऑब्वियसली। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया, क्वेश्चन कई बार आता है कि इंडिया क्यों सोलर एनर्जी के लिए एक अच्छी कंट्री है, इंडिया में क्यों सोलर एनर्जी बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है। तो इंडिया जो है, हमें पता होगा, अगर ये ग्लोब है, दीज टू आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, और इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक्स। ये बीच में इक्वेटर गया। जो ट्रॉपिक्स होता है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है ट्रॉपिक्स में। और इंडिया जो लाई करता है वो ऐसा यहाँ पर ट्रॉपिक में ऐसे लाई करता है। तो इंडिया का बहुत सारा पार्ट ट्रॉपिक्स में है। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है। सनलाइट मिलेगी ज़्यादा तो सोलर एनर्जी ज़्यादा कन्वर्ट होगी। तो वाई इंडिया इज़ अ गुड पोटेंशियल, हैज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। तो हम कहेंगे इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। कैसी कंट्री है? ट्रॉपिकल कंट्री। इसका मतलब क्या है कि इंडिया हैज़ लार्ज सनी डेज, हमें सनलाइट ज़्यादा मिलती है। इंडिया के पास लगभग 300 से ज़्यादा सनी डेज होते हैं। इंडिया हैज़ एम्पल सनलाइट, मतलब बहुत सारी सनलाइट है। कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको ये बताना है कि इंडिया के पास सनलाइट ज़्यादा मिलती है, इसलिए सोलर एनर्जी के लिए इंडिया सही है। इंडिया हैज़ लॉन्ग समर्स, लंबे समर्स होते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी लिखेंगे सही होगा। तो अब हम देखते हैं इस एनर्जी का पॉजिटिव क्या है। तो एनर्जी का पॉजिटिव ये है कि पहली चीज़ तो ये रीन्यूएबल है, दूसरी चीज़ क्लीन है, नो पोल्यूशन है, कोई भी गैसेस नहीं निकल रही इधर से। ओके, तो ये सब इसके पॉजिटिव्स हो गए। हाई एफिशिएंसी है, सनलाइट को एफिशिएंटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में। इंडिया के लिए सबसे अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी सनलाइट मिलती है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखा जाए तो हाई इनिशियल कॉस्ट है, ये जो पैनल होते हैं इनको ख़रीदने में बहुत पैसा लगता है, काफ़ी महंगे आते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट। और नेगेटिव क्या है? सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे विंटर में कम बनेगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं रिक्वायर सनलाइट। कोई ऐसे एरिया है जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही है, या समर सीज़न ज़्यादा है, विंटर सीज़न, तो वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा, उतना पोटेंशियल नहीं होगा जहाँ पर धूप नहीं पड़ रही है। और क्या नेगेटिव लिख सकते हैं हम? अब इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि इंडिया को हम देख चुके कि हाई पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, तो इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है सोलर रूफटॉप पैनल, मतलब घर पर, रूफ मतलब घर की छत पर, छत के ऊपर जो पैनल्स लग रहे हैं इनको लगाने में गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। जो पैसा लग रहा है उसको कम दाम में दे रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों की छत पर सोलर पैनल लग जाए। इससे क्या होगा? सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और हम जो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं उसमें थोड़ा हम रिड्यूस कर पाएंगे उससे। तो हमारा जो डिपेंडेंस होगा दूसरी वाली इलेक्ट्रिसिटी पे, जो कि कन्वेंशनल सोर्सेज से बन रही है, कोल से बन रही है, वाटर हाइडल वाले से बन रही है, वो थोड़ी कम यूज़ करेंगे हम, और ज़्यादा हम अपनी छत की जो सोलर बन रही है उसी को यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा बिल कम होगा और गवर्नमेंट को भी कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो हर तरीके से फ़ायदा है, बस शुरू में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है।
तो एक ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी क्यों पॉपुलराइज हो रही है, तो ये तो आपने एक बता दिया कि इंडिया के पास बहुत सारी सनलाइट है, पोटेंशियल अच्छा है। दूसरा आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, छतों पे लगा सकते हैं इसको, फार्मर्स अपने फार्म में लगा सकते हैं और उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ये हो गया हमारा पूरा पढ़ने का स्टडी वाला कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयरली आए थे या स्पेसिमेन के, हम देखेंगे उनसे सारे क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द राइजिंग प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है, कोल पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसलिए हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा देना है। जो भी हमने पढ़े जियोथर्मल, सोलर, तो यहाँ पे बोला है एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बताओ जो कि इंडिया की वास्ट कोस्ट लाइन, अगर पूरा मतलब भी समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हें कोस्ट लाइन दिख रहा है, तो जो कोस्ट लाइन में यूज़ हो सकता है, तो ये जो कोस्ट लाइन था यहाँ पर टाइडल एनर्जी यूज़ हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोने में विंड मिल्स लगा दें, तो आप लिख सकते हो टाइडल एनर्जी या फिर विंड मिल्स लगा दें, इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ हो जाएगा। अब एक एडवांटेज दो जियोथर्मल एनर्जी का, तो आप बता सकते हैं कि ये रीन्यूएबल है। बायोगैस कैसे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं तब बायोगैस बनती है। एक एडवांटेज बताइए अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से, तो बायोगैस ही सिर्फ एक ऐसी एनर्जी सोर्स थी जो हमने बताया जो वेस्ट से एनर्जी बना रही हो, वेस्ट टू एनर्जी, और साथ ही साथ मैन्यूर भी इससे क्रिएट होता है, कोई वेस्ट ही नहीं बनता। फिर उन्होंने कहा एक रीज़न बताइए कि आयरन उनको वर्सेटाइल मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टील बनाने के काम आता है और स्टील बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। विंड मिल को एग्रीकल्चर के लैंड में अगर हमने सेटअप किया तो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, तो विंड मिल से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, इसीलिए उनके लिए बेनिफिशियल है, उनका पैसा बचेगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। कोल जो है, कोल सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड सोर्स क्यों है इंडिया की इंडस्ट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा कोल क्यों यूज़ करते हैं, तो पहली चीज़ तो हमें अभी पता था कि बहुत सारा एबुंडेंट है, एबुंडेंट रिजर्व्स हैं कोल के। दूसरा कि स्टोरेज और हैंडलिंग आसान हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैसे ही बना हुआ है एग्जिस्टिंग, तो इन सब चीज़ों की वजह से हाई एनर्जी कंटेंट भी है। तो अब एक दो रीज़न लिख देंगे और आंसर सही होगा। फिर बोला है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो हमें डैम दिख रहा है, डैम से हम सीधे समझ जाएंगे हाइडल एनर्जी है, ठीक है, नाम आ गया हाइडल एनर्जी। क्यों इस एनर्जी को चीप बोलते हैं लॉन्ग रन में, मतलब अगर हमने इसे बना दिया उसके बाद हम ज़्यादा समय तक के लिए देखेंगे तो ये चीप क्यों है, पहली चीज़ डैम बनाने में तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन आगे मेंटेनेंस कम क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इरिगेशन के लिए वाटर मिल रहा है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर मिल रहा है, तो जो हमारे प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो कॉस्ट लग रहा है उसको मेंटेन करने के लिए वो कम लग रहा है। उसके बाद करना ही क्या है ज़्यादातर, है ना, तो हम बोलेंगे कि बिकॉज द प्रॉफिट या फिर द आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एनर्जी प्रोजेक्ट इज मच लार्जर देन द कॉस्ट। नेम एक पावर प्रोजेक्ट बताइए जो कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया में है, तो हमें दो ही प्रोजेक्ट पढ़े हैं, हीराकुड जो कि ईस्ट इंडिया में है यहाँ पर, एक भाखड़ा नांगल जो कि पंजाब में है, तो भाखड़ा नांगल आंसर हो गया। अच्छा मुझे एक चीज़ याद है कि अपने न्यूक्लियर एनर्जी तो देखा ही नहीं, एक बार न्यूक्लियर एनर्जी भी देख लेते हैं, छोटा सा ही पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, तो नाम से पता चल रहा है जो न्यूक्लियस से, इसको एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं, एटॉमिक बम सुना है, वही एटॉमिक एनर्जी। तो जो कि एटम क्या होता है, एक एटम होता है, उसके पास प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, तो जो कि न्यूक्लियस से जनरेट हो इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एनर्जी जनरेट हो उसको बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इट इज़ जनरेटेड बाय द फिजन एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर बहुत एनर्जी स्टोर होती है, तो जब भी न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी होगी, उसके साथ कुछ चेंज होगा तो एनर्जी जनरेट होगी। अब दो प्रोसेस होती है, एक होती है फिजन मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। फ्यूज़न का मतलब होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़े और इन्होंने एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया। फ्यूज़न होता है सन के अंदर, सन के पास कितनी सारी एनर्जी है, हमेशा जलता रहता है, तो फिर सन के अंदर फ्यूज़न होता है।
हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम बनाते रहते हैं। ये अभी तक हम लोग नहीं बना पाए हैं, फ्यूज़न नहीं कर पाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं क्रिएट हुई है कि फ्यूज़न को ऑपरेशनल कर पाएँ। न्यूक्लियर एनर्जी में जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं फिज़न। एक बड़े न्यूक्लियस को 2 न्यूक्लियस में तोड़ते हैं, जैसे कि यूरेनियम यूज़ करते हैं। यूरेनियम को 2 छोटे एटम्स में 2 छोटे न्यूक्लियस में तोड़ दिया जाता है और बहुत सारी एनर्जी, अगर रिएक्शन लिखें तो ऐसे लिखेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज एनर्जी रिलीज होती है। ये एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस टूटे और लार्ज एनर्जी जनरेट हुई। एटॉमिक बॉम्ब में क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी। तो बिल्कुल वैसे ही अब न्यूक्लियर एनर्जी समझ तो आ गया कि क्या होता है। रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड यूज़ करेंगे जो 2 छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाए। तो रॉ मटेरियल जो है, जो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो यूज़ करते हैं। एक हो गया यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये रॉ मटेरियल्स हो गए। इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके 1-2 के नाम देख लेते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, एक याद कर लीजिए, कुंदनकुलम, कुंदनकुलम तमिलनाडु, नरोरा यूपी। 1-2 नाम ही याद रखने, एक साउथ का कर लिया, एक नॉर्थ का कर लिया। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है रीन्यूएबल है, हम इसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे यूरेनियम मिला अपने जनरेट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, रीन्यूएबल कैसे हो गया, रीन्यूएबल यूरेनियम पे डिपेंड होता है। अगर यूरेनियम ख़त्म हो गया एक समय के बाद, जैसे कोल ख़त्म हो जाएगा तो वो नहीं बन सकती एनर्जी, तो ये नहीं बन सकती। तो इसका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्या है, नॉन रीन्यूएबल है, यूरेनियम पे डिपेंड करता है। और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव पहला तो है कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होता है। ओके, और पॉजिटिव क्या है, हाई एफिशिएंसी, हाई एनर्जी आउटपुट, बहुत सारी एनर्जी, थोड़े से ही रॉ मटेरियल से बहुत सारी एनर्जी बन सकती है। अगर 20% यूरेनियम यूज़ किया 100% इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, तो मतलब हाई एनर्जी आउटपुट है। और क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो हम कोल और पेट्रोलियम का कम यूज़ करेंगे। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, तो ये उसके कुछ पॉजिटिव पार्ट हो गए। नेगेटिव हो गया नॉन रीन्यूएबल है, और सबसे बड़ा नेगेटिव एक और क्या है कि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव वेस्ट क्रिएट करता है, जो कि हजार्डस होता है हेल्थ के लिए, हजार्डस, एनिमल और ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस है। एक्सीडेंट रिस्क सबसे ज़्यादा है, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो गया, रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाई, तो आसपास का जो पूरा इलाका है वहाँ पर रेडियो एक्टिव चीज़ लीक हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट एंड लीकेज रिस्क। तो ये हमारे कुछ रिस्क हो गए, ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी भी हो गया। अब हम क्वेश्चंस देख रहे थे, क्वेश्चंस देखते हैं। 3 वैरायटी बताओ जो कि इंडिया में कोल की प्रोड्यूस होती हैं। ये हमने नहीं देखा है, हम देख लेते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, ये लिख लेना, एंथ्रेसाइट। दूसरा होता है बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस, इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। ऐसी इंडिया में वहाँ पे भी आयरन के में भी हमने देखा था मैग्नेटाइट सबसे अच्छी, इंडिया में हेमेटाइट ज़्यादा था सेकंड नंबर वाली, यहाँ पे भी एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, बिट्यूमिनस, ये सेकंड नंबर पे। पीट और लिग्नाइट, ये 4 होती हैं, आयरन के भी 4 थे, इनके भी 4 हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। तो कोई भी 3 बताने हैं, वो वैरायटी बताओ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो जो सबसे ज़्यादा मिलेगा इंडिया में वही यूज़ होगी, बिट्यूमिनस, ये आंसर हो गया। ऐसा स्टेट बताओ जो आयरन और जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता हो, तो हमने पढ़ा है अभी उड़ीसा। एक माइनिंग एरिया बताओ स्टेट में, तो हम लिख देंगे सुंदरगढ़, जो हमने पढ़ा है। 2 तरीके बताओ जिससे कि हीराकुड डैम ने पीपल ऑफ उड़ीसा की हेल्प करी हो, तो इरिगेशन के लिए पानी दिया, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, फिशिंग करा सकते हैं, फ्लड को रोका। अक्रॉस विच रिवर, किस रिवर पे बना है, महानदी। रीज़न बताइए, जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है। पहली चीज़ तो बिकॉज इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज़, एक ही रीज़न चलेगा। सोलर एनर्जी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, तो आप बता सकते हो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। दूसरी चीज़
इंडिया हैज़ एम्पल सनलाइट, इंडिया के पास बहुत सनलाइट है, तो इसीलिए इंडिया यहाँ पर इसको यूज़ कर सकती है, पोटेंशियल है। पेट्रोलियम को हार्मफुल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्या नुकसान है, तो भैया उससे इमिशन होता है ना, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, CO2, SO2, NO2, जो कि हार्मफुल होती हैं। तो ये एक तरीका आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 एडवांटेज बताओ बायोगैस का एज अ सोर्स ऑफ पावर। तो पहली चीज़ तो ये वेस्ट से एनर्जी बना रहा है, दूसरा पावर के फॉर्म में क्लीन एनर्जी है, नो एमिशन। एक मेटेलिक मिनरल बताओ जो कि बालाघाट में पाया जाता है। तो बालाघाट में तो बहुत सारे पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। आप कॉपर लिख दीजिए, है ना, आप बॉक्साइट लिख दीजिए, आप मैंगनीज लिख दीजिए। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताइए जो कि रिवर सतलज में है। तो हमने पढ़ा है भाखरा नांगल डैम। उड़ीसा हैज़ बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम हीराकुड प्रोजेक्ट। तो क्या है उड़ीसा को बेनिफिट हुआ हीराकुड से, अभी पढ़ा था हमने, लिख दीजिए तीनों चारों चीज़ें। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिक वायर बनाने के क्यों काम आता है। तो हाँ, ये देख लीजिए, कॉपर एक मेटल है। मेटल कैसा होता है, पहली चीज़ तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज़ वायर बनाने के काम आएगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सके। दूसरी चीज़, मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब कॉपर कैन बी मेड इनटू थिन लॉन्ग वायर्स, ऐसे लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हो कि कॉपर कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स, इसलिए इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम आता है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंडिया की लोकेशन एडवांटेजियस है, क्या फ़ायदा है, जनरेशन ऑफ सोलर पावर के लिए। तो आप बताएंगे इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सनलाइट मिलती है। आप बोल सकते हो 300 सनी डेज इंडिया को मिलते हैं। आंसर देना है, एक मिनरल बताओ जिससे न्यूक्लियर पावर बनता है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं, पहली चीज़ तो वो लिक्विड है, दूसरा उसकी जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू, वो गोल्ड के जैसी है, बहुत वैल्यूएबल है पेट्रोलियम, क्योंकि इससे बहुत सारे फ्यूल्स बनते हैं और उसके जो सोर्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम जगह पे पाया जाता है, तो इसकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है। एक डिसएडवांटेज बताओ कोल का, जो कि जब वो पावर के जैसे यूज़ हो रहा है, तो सबसे पहला क्लीन नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, इमिशन होता है, पोल्यूशन होता है। 2 एडवांटेजेस बताइए जिसकी वजह से दैट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं वो कैसे कन्वेंशनल से अच्छे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल से अच्छे कैसे हैं, तो एग्जांपल दे देना। एग्जांपल में जैसे हम दे देंगे, जो बायोगैस है वो क्लीन है, फॉसिल फ्यूल से है ना। फिर हम बता देंगे जैसे सोलर एनर्जी है ये रीन्यूएबल है, कन्वेंशनल में फॉसिल फ्यूल नॉन रीन्यूएबल है। तो ऐसे कोई भी 2 एग्जांपल देके एडवांटेजेस बता सकते हैं। एक एडवांटेज बताइए नेचुरल गैस का कोल और पेट्रोलियम से। तो हमने देखा था कि दोनों ही नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन नेचुरल गैस लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, लेस CO2 एमिशन होगा। तो ये एडवांटेज हो गया कि क्लीनर है, क्लीनर देन कोल एंड पेट्रोलियम, लेस एमिशन देन कोल पेट्रोलियम। एक ऑफशोर ऑयल फील्ड बताओ, तो मुंबई हाई ऑफशोर, समुद्र में जो हो। एक यूज़ बताओ कॉपर का इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के काम। एक एडवांटेज बताओ जो हम बायोगैस से पावर जनरेट करते हैं उसका, मैन्यूर बनता है, वेस्ट से फ्यूल बनता है, क्लीन एनर्जी है। एक मिनरल बताओ जो कि टफन करता है स्टील को, मतलब स्टील की जो स्ट्रेंथ उसे बढ़ाता है और रस्ट प्रूफ बना देता है उसे, तो मैंगनीज हम पढ़े हैं। कौन सा मेटल बॉक्साइट से ऑब्टेन होता है, एल्यूमिनियम। कोई भी एक यूज़ बताओ इसका, एयरक्राफ्ट के वेसल, एल्यूमिनियम फॉयल, फूड को पैक करने में। पंजाब और हिमाचल प्रदेश स्टेट्स को कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हेल्प करता है, तो भाखरा नांगल। बायोगैस जनरेशन जो है वो हर घर में हो सकता है रूरल इंडिया के, क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो हर घर के पास है। रूरल इंडिया में हमें काऊ डंक मिल जाएगा, फार्म का वेस्ट मिल जाएगा, तो ये सब रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ हो गए, मिल गया रॉ मटेरियल और बस बायोगैस प्लांट लगा और हमें बायोगैस मिल गई। तो हम लिख सकते हैं 2 तरीके बताइए इन विच जनरेशन ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रूव्स बून। इंडिया के फार्मर के लिए कैसे बून, मतलब एक वरदान जैसा है। तो हम सबसे पहले तो हमें बायोगैस एनर्जी मिल रही है, दूसरा हमारा वेस्ट खत्म हो रहा है, तीसरा हमें मैन्योर मिल रहा है फार्म्स में डालने के लिए। हीराकुड प्रोजेक्ट जो है किस नदी पे बना है, तो महानदी पे बना है। कौन सी इंडियन स्टेट को बेनिफिट हो रहा है, तो उड़ीसा को हो रहा है। एक आयरन ओर का यूज़ बता दीजिए, स्टील बनाने के काम आता है।
स्टील को स्ट्रेंथन करने में कौन सा मिनरल यूज़ होता है? मैंगनीज होता है। 2 इंडियन स्टेट बताइए जहाँ कॉपर मिलता है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, और सेकंड आप क्या यूज़ कर सकते हैं? राजस्थान खेतरी बेल्ट था। तो ये याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा। ये कौन सी एनर्जी बनी है? तो हमें सोलर पैनल दिख रहे हैं, तो सोलर। क्यों ये एनर्जी फॉसिल फ्यूल से अच्छी है, प्रेफर करते हैं? तो भैया सबसे पहले तो सीधे सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए अलग से। सेकंड, क्लीन एनर्जी है, कोई इमिशन नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है, रीन्यूएबल है। वाई डज इंडिया स्टैंड एट एडवांटेज? इंडिया क्यों एडवांटेज? देखो कितनी बार रिपीट हुआ, क्यों सोलर एनर्जी में इंडिया एडवांटेज है? तो इंडिया के पास एम्पल सनलाइट है, 300 सनी डेज हैं, ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमने साथ में PYQ भी कर लिया और मिनरल रिसोर्सेज भी कंप्लीट कर लिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।